सवाल किया कि ये जवाब नहीं देते हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सरकार ये लगी हुई है कि आरटीआई को कमज़ोर करें। टू इन्फॉर्मेशन में हर सिटीज़न, एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसे पूछा भी नहीं जा सकता कि आप कौन हैं या क्यों या आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो आरटीआई डाल सकता है। ये बड़ा जो एक घुन लगा हुआ है हमारी समाज को, हमारे देश को, वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं ब्रह्मदत्त जी, जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं राष्ट्रपति द्वारा। आज उनकी कार्यशैली के बारे में, जीवन शैली के बारे में जानेंगे कि वो दूसरों के लिए किस तरीके से आदर्श हैं और क्या क्या वो आजकल करते हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपका एन भारत में स्वागत है। कुछ अपने बारे में पहले इसको बताएं। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर ब्रह्मदत्त है। सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करता हूँ। अभी कम कर दिया है क्योंकि आज मेरी उम्र 92 साल हो गई है जी, लेकिन बहुत एक्टिवली अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं। ज़्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रहा है और पिछले 45 वर्ष से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, ख़ासतौर से विकलांग और कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए जी। और कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए 850 के करीब हमारे यहाँ सारे हिंदुस्तान में आश्रम हैं, जिसमें 200 आश्रमों में मेरा एक्टिव काम है। इसी काम के आधार पर 2014 में मुझे बेस्ट इंडिविजुअल सोशल एक्टिविस्ट का अवार्ड दिया भारत सरकार ने, जिसमें 1 लाख रुपया होता है और बहुत अच्छा साइटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पुस्तक निकालती है सालाना सामाजिक कार्यकर्ताओं की, उसमें दिया है। 2014 में मुझे पद्मश्री मिला और जिसमें राष्ट्रपति लिखते ही है कि आपके व्यक्तिगत गुणों के लिए मैं भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आपको पद्मश्री से सम्मानित करता हूं। और 2015 में राष्ट्रीय क्रांति वीर अवार्ड मिला, जो मेरे से पहले रामानंद सागर जी को मिला था। ये सब अवार्ड संभवतः इसलिए मिले कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना तो मैं सोचता हूँ मैं तो एक बहुत मामूली सा छोटा सा आदमी हूँ और जो मेरे से बन पा रहा है वो कर रहा है। देखिए, अवार्ड किस्मत से तो नहीं मिलते, संघर्ष से ही मिलते हैं। वो कह सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों हमेशा अपने को बहुत मामूली सा और छोटा सा आदमी मान के चलता हूँ। देखिए, यही तो बड़प्पन होता है बड़े लोगों का कि वो अपने आप को मामूली सा कहते हैं। बहुत धन्यवाद। और करते बहुत कुछ है। बहुत धन्यवाद। आजकल मेरा ज़्यादा ध्यान आरटीआई लगाने पर है, मतलब जनता की आवाज़ उठाने पे है। जनता की आवाज़, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि सबसे बड़ा जो एक घुन लगा हुआ है हमारी समाज को, हमारे देश को, वो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे ताकतवर जो हमारा कानून है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में हर सिटीज़न, एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसे पूछा भी नहीं जा सकता कि आप कौन हैं या क्यों या आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो आरटीआई डाल सकता है। और उसको वो पावर हैं जो एक एमएलए को विधानसभा में और एक एमपी को पार्लियामेंट में पावर है, जो उनको सूचना भारत सरकार दे सकती है। वो सब सूचनाएं आरटीआई में कोई भी सिटीजन ले सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूंगा, कई बार ये आरटीआई का जवाब नहीं देते। जी, देखिए, दिक्कत ये आ रही है, आरटीआई में एक सेक्शन 26 है जिसमें ये कहा गया है कि आप लोगों को जागरूक करें, ख़ासतौर से देहात के लोग, ख़ासतौर से दलित और पिछड़े लोग, इनको जागरूक करें कि आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन सरकार इसमें कुछ काम नहीं कर रही है। एक हमारा आरटीआई में सेक्शन 4 है जिसमें ये कहा गया है, 17 पॉइंट उसमें दिए हैं। ये कहा गया है कि ये भी 17 एग्जॉस्टिव नहीं है, इंडिकेटिव हैं सिर्फ, कि इस तरीके के और भी पॉइंट्स आप सूचना अपने वेबसाइट पर अपलोड कीजिए। और क्या है वो, लेके नाम क्या है संस्था का, हेड कौन है, कि लेके हेड से और चपरासी तक, चौकीदार तक के कितने हैं, कितना पे है, क्या ड्यूटीज़ है और क्या क्या आप काम करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे जनता को अवगत कराते हैं अपने कामों से, ये सब बताया है। लेकिन उसको भी नहीं किया है। और आरटीआई में अभी जैसे आपने सवाल किया कि ये जवाब नहीं देते हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सरकार ये लगी हुई है कि आरटीआई को कमज़ोर करें। एक तरफ सोनिया गांधी जी ने ये अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया था कि हम अपने देश में आरटीआई देंगे, यानी सिटीजन्स को वो ताकत दे देंगे जो एक एमपी या एक एमएलए को होती है जी।
लेकिन आज उसको ये कमज़ोर किया जा रहा है कि जवाब नहीं देंगे। पहले जवाब नहीं देने पर पार्लियामेंट में और विधानसभा में तो ये है कि आप जो क्वेश्चन करते हैं सरकार से वो स्पीकर अलाउ करे ना करे, करे तो कब जवाब आए, गोल मोल भी जवाब आ जाए। लेकिन आरटीआई में क्या है कि आपको 1 महीने में जवाब देना ही पड़ेगा, और जवाब नहीं दिया है या गोल मोल दिया है, स्पष्ट नहीं दिया है, तो आपको 25,000 रुपया जुर्माना हो सकता है और आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा जा सकता है कि इन्होंने आरटीआई में उचित जवाब नहीं दिया था। डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है, आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोर्ट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वारंट भी इशू कर सकती है। लेकिन आम लोग क्या है कि एक आरटीआई एप्लीकेशन ही पहले तो नहीं लगाते, लगा भी देते हैं तो उनका जवाब नहीं जाता। वो आगे कुल 10 रुपया लगता है इसमें, 10 रुपये से ज़्यादा, बल्कि जो गरीब लोग हैं खासतौर से बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको तो फ्री है, उनका एक पैसा नहीं है। लगता। एक एप्लीकेशन लगा दीजिए, 1 महीने में अगर जवाब नहीं आता है तो चाहे ट्रक लोड इन्फॉर्मेशन हो फ्री देनी पड़ेगी, और उसके बाद फर्स्ट अपील उसी के ऑफिसर के पास लगेगी। वो भी नहीं देता है तो अगले 3 महीने में किसी रोज़ भी आप 1 महीना पूरा होने के बाद सेकंड अपील लगा सकते हैं, और सेकंड अपील में इंफॉर्मेशन कमीशन को वही पावर हैं जो वही प्रोटोकॉल है जो एक हाई कोर्ट के जज को या इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को होता है, इलेक्शन कमिश्नर को होता है। तो ये काफ़ी, क्योंकि जानकारी नहीं है और सरकार जानकारी देने की कोशिश नहीं कर रही है, और आज तो और भी हालात ख़राब कर दिए हैं। शाह जी ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जिनकी पे वगैरह हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, वो सब के सब भारत सरकार लगाएगी। और मैं कहने में मुझे वो नहीं है कोई संकोच कि वो आरएसएस के लोगों को वहाँ भर देंगे, एक कमिश्नर लेवल पर हाई कोर्ट का जज। पहले ये था कि आप 5 साल तक सिर्फ कमिश्नर रह सकते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गई तो 65 साल की उम्र में छोड़ देना होगा, 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। अब उसको भी इन्होंने फ्री कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी, कोई उसकी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको लगाया जा सकता है। तो किसी 20-25 साल के किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता आपको भी लगा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कमीशन लगा दिया और वो 65 साल तक मज़े करते हो, जज की तरह काम करते रहो। तो ये आरटीआई में आजकल मेरा ज़्यादा काम चल रहा है, और मैंने तो दिल्ली में तो एक आईएएस ऑफिसर, संजय गेहार नाम था उनका, उनको तिहाड़ जेल भिजवाया, सस्पेंड कराया, 25 करोड़ का घपला था। और आज भी 8 ऑफिसर्स हैं जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के, जिनके खिलाफ, जिनमें से 3 तिहाड़ जेल भी भिजवा चुके। यहाँ भी आरटीआई का काम चल रहा है। और फरीदाबाद में मुझे कहना चाहिए, बड़ी तकलीफ़ के साथ कहता हूँ, बहुत गड़बड़ घोटाले हैं, बहुत गड़बड़ घोटाले हैं। उन पर सब आ भी रहा है, इन्फॉर्मेशन भी आती है, लेकिन दिक्कत ये है कि इन्फॉर्मेशन आने के बाद भी ना उस पर कोई सरकारी अधिकारी अमल करते हैं ना दूसरे करते हैं। 2017 में हमने 17 मई से 10 जुलाई तक यहाँ 55 दिन की सत्याग्रह की थी एमसीएफ में जो गड़बड़ घोटाला उसके खिलाफ, और हमको चीफ मिनिस्टर की तरफ से विपिल गोयल जी ने आकर के ये कहा कि आप सत्याग्रह अभी समाप्त कर दीजिए। हम 1 महीने में जो आपने 42 चार्जशीट दी हैं हमको अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की, उस पर 1 महीने में अमल करा देंगे। लेकिन आज 2024 में है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उस पर हुआ। और हम कहते हैं, मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप चिल्ला करके पब्लिक में स्टेज से कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। वो 42 चार्जशीट जो हमने दी थी उनका क्या हुआ? आपने तो रिटर्न वायदा किया था, अखबारों में भी निकला था कि अब हरियाणा सरकार ये करेगी। इसी तरह आपको पता होगा पिछले दिनों 200 करोड़ का यहाँ घपला मिला, और उसका सबसे अच्छा इलाज कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने ये किया कि वो फाइलों को आग लगा दी। डॉक्टर साहब, आपकी बात काटूंगा, आपको बता दूं कि जब अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है आरटीआई के थ्रू, तो वो ये कहते हैं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो सामने वाली पार्टी जिसके खिलाफ लगाते हैं उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनके पास और कोई जवाब नहीं है। ये देखिए, अगर वो हम पर दोष लगाते हैं, हमारे साथियों पर, मैंने तो खुल के कहा है कि आप बताइए, हम भी आपका साथ देंगे। अगर आप किसी पर दोष आरोपित कर रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि उसके सबूत दें।
ऐसे ही किसी को कह देना वो तो गलत है। और ये वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो अलग बात है। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी है आप उसको क्यों नहीं देते। और आपके ख़िलाफ़ जब अपील जाती है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैसे अपील करेंगे। पहले तरीका ये था कि सेकंड अपील अगर कर दी है जी। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर टूर बना करके आ जाते थे जी। और उस ज़िले के और इवन आसपास की आरटीआई वहीं निपटा देते थे जी। इसके बाद दूसरी सुविधा ये दी थी कि आरटीआई कमिश्नर से सीधा हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर सकते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बना रखा था। अभी श्रीमान खट्टर जी ने ये किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बंद कर दी, टूर भी बंद कर दिए, और छोटी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी सेकंड अपील में जब जाना पड़ता है तो वो बेचारा चंडीगढ़ जाए। और वहाँ पर ये अब कर दिया जो पहले नहीं था कि एडजॉर्नमेंट कर देते हैं, तारीख पर तारीख लगाना शुरू कर दिया जिसका कहीं प्रावधान नहीं है। तो ये पब्लिक को और जागृति आनी चाहिए पब्लिक में, इनकी भी ड्यूटी आरटीआई एक्ट में भी, जैसे मैंने कहा सेक्शन 26 में काफ़ी घपले हमने निकाले हुए हैं, काफ़ी घपले हैं। तो अच्छा है कि आप लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमको भी कुछ देना चाहिए। किस रूप में आप दे सकते हैं क्या है, और अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आपको आरटीआई का सदुपयोग करना चाहिए। एक मैं मिसाल बताता हूँ, मैं जब कोराली गांव का रहने वाला हूँ, जब जाता था तो मैं देखता था तिगांव से लेकर के कोराली और आगे चांदपुर की सड़क बहुत ख़राब है। तो मैंने आरटीआई लगाई कि आपको इस सड़क के मरम्मत के लिए एनुअल रुपया कितना आना चाहिए था, कितना आया और कितना खर्च हुआ। तो आप ताज्जुब करेंगे, आरटीआई में ही सूचना मिली है हमको तकरीबन 5 लाख रुपया साल का मिलना चाहिए था उसके एरिया के हिसाब से जी। सरफेस एरिया जो रोड का है, और 5 लाख के करीब ही आया, लेकिन ज़ीरो खर्च हुआ, ज़ीरो। वो रुपया कहीं और जगह इस्तेमाल होता रहा। तो फिर विकास लेकिन कैसे जब मैं होगा? ये पकड़ा गया तो उन्होंने अब हमारी भी थोड़ी गलती रही होगी, फटाफट सब काम भी किए, बहुत अच्छी सड़क भी बना दी, और ये कहा कि अब आगे से दिक्कत नहीं होगी तो आप इसे कोर्ट केस ना डालें। हमने कोर्ट केस नहीं डाला, वरना तो वो बच नहीं सकते थे। तो ये हालात हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।